वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। आई एम अंकिता सिंह, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। हमारे टॉपिक हाइलाइट्स रहेंगे कंपनी ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंटेंट्स एंड टाइप्स। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर as per the Companies Act 2013, to understand the rules for appointment, rotation, removal and remuneration of auditors in limited companies, to analyze the rights and duties of a statutory auditor and to identify the types and contents of an audit report. सबसे पहले बात करेंगे ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग मीन्स अ थरो स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in order to ascertain or verify or report on the facts regarding the financial operations and the results thereof. ऑडिटिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पूरी तरह से चेकिंग करना। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस ठीक तरीके से परफॉर्म हुए हैं या नहीं। ऑडिटर जो काम करता है उस प्रोसेस का एम होता है फैक्ट्स को वेरीफाई करना, उनको एनालाइज करना और उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये दो डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। पहली है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच सेज ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अनुसार लेखा परीक्षा किसी उद्यम के डेटा, विवरण, अभिलेखों, परिचालन और निष्पादन, वित्तीय या अन्यथा की एक निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच है। एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर बी बोस, ऑडिट में बी सेड टू बी द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी and correctness of the books of accounts by an independent person qualified for the job and not in any way connected with the preparation of such accounts. आरबी बोस के अनुसार लेखा परीक्षा को एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा लेखा पुस्तकों की शुद्धता और शुद्धता का सत्यापन कहा जा सकता है जो इस कार्य के लिए योग्य है और जिसका ऐसे खातों की तैयारी से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है। आप ये दो डेफिनेशंस गो थ्रू कर सकते हैं टू गेट इन टू टच विद द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट वी कम टू ऑडिटर। ऑडिटर एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो कंपनी के रिकॉर्ड्स को और स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है और वेरीफाई करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का ऑडिटर कंपनी की हेल्थ की प्रॉपर डिटेल रिपोर्टिंग करता है। कमिंग टू कंपनी ऑडिटर एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, उनको एग्जामिन करता है और उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्टिंग करता है। कंपनी ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या फॉलोअप हुआ है, प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और सभी तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन किया गया हो। नेक्स्ट वी कम टू क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन 141। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे एक व्यक्ति ऑडिटर के रूप में क्वालिफाई होता है। नंबर 1, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा व्यक्ति जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दैट इज़ ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, वो व्यक्ति ऑडिटर बन सकता है। सेकेंड, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स where majority of the partners are practicing in India। एक पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, बट उसकी मेन कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। एंड थर्ड, LLP firm, but only the partners who are chartered accountants are authorized to act and sign on behalf of the firm। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, बट उसमें जो पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही ऑथराइज किया जाता है कि वो एक्ट करें और फर्म के बिहाफ पर साइन करें। सो दीज आर द 3 कंडीशंस दैट डिटरमाइन
The qualifications of a company auditor. Now let us come to disqualifications of a company auditor as per section 141 subsection 3. ऐसी कौन सी conditions हैं जिनके तहत एक व्यक्ति ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है? नंबर 1, बॉडी कॉरपोरेट. एक बॉडी कॉरपोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती. बॉडी कॉरपोरेट इज बीइंग डिस्क्वालीफाइड टू बी कॉल्ड एज ऑडिटर. सेकेंड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. किसी भी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय को डिस्क्वालीफाई किया जाता है टू बिकम एन ऑडिटर. इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. एक ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का मेन पार्ट होते हैं और अगर वही अपना ऑडिट खुद से करेंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, जो ऑडिट का बहुत मेन पॉइंट है. थर्ड इज़ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के ही पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के और कंपनी के अफेयर्स से कनेक्टेड होते हैं, जिसके तहत ऑडिट की इंटेग्रिटी नहीं रह जाती है. इसलिए पार्टनर्स और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर बीइंग डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर. फोर्थ इज़ रिलेटिव इज़ डायरेक्टर और KMP. अगर किसी व्यक्ति के कोई रिलेटिव डायरेक्टर हैं या कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन हैं तो वो व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपके रिलेटिव सुप्रीम पोजीशन पर बैठे हैं कंपनी के तो हाउ कैन यू बी गिवन द राइट कि आप ऑडिट करके फैक्ट्स को एनालाइज करें और प्रॉपर डेटा दें. नेक्स्ट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. अगर एक व्यक्ति कहीं और किसी और जॉब में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा उसे कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर काम पर देगा. तो अगर उसे ऑडिटर बनाया जाएगा तो वो यहाँ पर फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे ऑडिटर बनाने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ सीलिंग लिमिट ऑफ मोर दैन 20 कंपनीज. एक ऑडिटर को एक साल में 20 से ज़्यादा ऑडिट्स करने की परमिशन नहीं दी जाती है. रीज़न बीइंग कि अगर ऑडिटर 20 से ज़्यादा कंपनीज़ का ऑडिट करेगा तो वो सभी पर इक्वल ध्यान नहीं दे पाएगा. इसलिए ये लिमिट सेट कर दी गई है कि ओनली 20 कंपनीज आर बीइंग अलाउड. जैसे ही 21st कंपनी में वो एंटर करता है टू बी एन ऑडिटर, वहीं से उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ कॉन्विक्टेड पर्सन. अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने फ्रॉड के केस में कॉन्विक्ट करके रखा हुआ है और 10 ईयर्स का पीरियड नहीं बीता है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन, तो वो व्यक्ति ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई होता है. नेक्स्ट, बिजनेस रिलेशनशिप. अगर किसी व्यक्ति की कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, मीन्स वो व्यक्ति कंपनी के बिजनेस अफेयर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो वो व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकता. होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन द कंपनी. अगर कोई व्यक्ति खुद या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर कंपनी में सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं तो वो ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं. एंड नेक्स्ट, engaged in consulting and specialized services. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 144 के अंदर कुछ सर्विसेज मैंशनड हैं स्पेशल. अगर ऑडिटर वो सर्विसेज देता है तो फिर वो उस कंपनी के लिए ऑडिटर बनने में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. उन कंपनीज में टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज, ये सब आती हैं. तो ये सारे ही कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई किया जाता है टू बी कॉल्ड एज अ कंपनी ऑडिटर. अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में अंडर सेक्शन 139. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स हमें दो तरीके से देखना है, एक विद द व्यू पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सेकेंड एज सब्सीक्वेंट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों में किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी सेम नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू फर्स्ट ऑडिटर. सो फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. इन केस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाएं अपॉइंटमेंट करने में विद इन द गिवन टाइम पीरियड, तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं और फिर मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज, मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज अपॉइंटमेंट करते हैं. फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM.
तो हमें फर्स्ट ऑडिटर के केस में फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये याद रखना है कि दो लिमिट्स हैं, दैट इज़ 30 डेज़ एंड 90 डेज़। 30 डेज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कर पाएँ तो 90 डेज़ में मेंबर्स इन AGM अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में C&AG दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर C&AG इस टाइम पीरियड में अपॉइंट ना कर पाएँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज़ अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ना कर पाएँ अपॉइंटमेंट तो फिर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 60 डेज़। तो यहाँ पर लिमिट चलती है 60, 30, 60। 60 days appointment by C&AG, then if C&AG fails, then board appoints within 30 days, and if board also fails, then members do the appointment within 60 days. First auditor of government company shall also hold the office till the conclusion of the first AGM. Next we come to subsequent auditor. Subsequent auditor again non-government company and government company. पहले बात करेंगे non-government company में। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। सो द अपॉइंटमेंट इज़ डन बाय मेंबर्स इन AGM एंड ही शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट AGM टू 6th AGM, मतलब 5 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू गवर्नमेंट कंपनी फॉर सब्सीक्वेंट ऑडिटर। So appointment here is done by C&AG, that is Comptroller and Auditor General of India, within 180 days from the commencement of year, and such auditor shall hold the office till the conclusion of the AGM. तो ये 4 तरीके से हमने पढ़ा। पहला, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 days by board. If board fails, then members appoint within 90 days, and the auditor shall hold the office till the conclusion of the first AGM. And in government company, appointment by C&AG within 60 days from date of registration of company. If C&AG fails, then appointment is done by board within 30 days. And in case of failure by board, members do the appointment in EGM, extraordinary general meeting, within 60 days. And here, the appointment of subsequent auditor in case of non-government company, appointment by members in AGM, and he shall hold the office from 1st AGM to 6th AGM. And in government company, appointment is done by C&AG within 180 days from commencement of the year, and such auditor shall hold the office till the conclusion of the AGM. Our next topic is rotation of auditor under section 139 subsection 2. Rotation of auditor means एक company एक ऑडिटर को एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही अपॉइंट कर सकती है। रोटेशन के रूल्स मैंडेटरी हैं फॉर द फॉलोइंग कंपनीज। नंबर 1 फॉर द लिस्टेड कंपनीज, नंबर 2 फॉर पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर दैन ₹10 crores, नंबर 3 फॉर प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर दैन ₹50 crores, and all other companies with public deposits of more than ₹50 crores. यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 1% कंपनी और रोटेशन के प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए एक्सक्लूड किया गया है। सो दीज आर द 4 लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर whom the rotation rules are mandatory. Next we see rotation के rules. For an individual cannot be appointed as auditor for more than one term of 5 consecutive years. And for a firm including LLP cannot be appointed as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. एक इंडिविजुअल 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, एंड एक फर्म इंक्लूडिंग LLP को 5 सालों की 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। इन दोनों कंडीशंस में कूलिंग पीरियड 5 years होता है। 5 years का कूलिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 years. Our next topic is removal of auditors under section 140. Removal of auditor means एक ऑडिटर को उनका टेन्योर ख़त्म होने के पहले ही अगर बीच में उनके पद से हटाया जाए। So there are 2 conditions. First condition is before expiry of their term,
and second condition is as per the orders of tribunal. Let us discuss the first condition, that is before expiry of term. अगर ऑडिटर को उनकी टर्म ख़त्म होने के पहले रिमूव किया जा रहा है तो वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है, ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और इस काम को पूरा करने के पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी रहती है. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाएगा. सेकेंडली, स्पेशल रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड टू कंप्लीट द रिमूवल प्रोसेस. एंड थर्डली, एंड द मेन थिंग इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हमें सबसे पहले लेनी होगी, विच इज़ वेरी मैंडेटरी. नेक्स्ट वी सी, अगर रिमूवल ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाना है तो ट्रिब्यूनल भी ऑडिटर को रिमूव करने का राइट रखते हैं अगर वो ये पाएँ कि ऑडिटर ने किसी तरह का कोई फ्रॉड किया है. अब ये पावर ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज या तो खुद से कर सकते हैं या बाय एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी कंसर्न पर्सन के द्वारा. ये हमारे रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजन थे. लेट अस कम टू अ फ्यू असेसमेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, who can remove an auditor before the expiry of their term? Who can remove an auditor before the expiry of their term? Option A, BOD with central government approval. Option B, shareholders with approval from audit committee. Option C, central government without board's recommendations. And option D, shareholders with prior central government approval. The answer of this question is shareholders with prior central government approval. इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि आंसर कैसे सही बन रहा है. फर्स्ट, BOD विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिमूवल में कोई काम नहीं, तो दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी डिलीटेड. सेकेंड, शेयर होल्डर्स विद अप्रूवल फ्रॉम ऑडिट कमिटी. Audit committee is nowhere there when we talk about removal. Third, central government without board's recommendations. Again I said board का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता. Last option is shareholders with prior central government approval. हमने अभी पढ़ा था कि shareholders ही auditor को remove कर सकते हैं before the expiry of their term, but what they need is to pass a special resolution and to have central government approval. इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, दैट इज शेयर होल्डर्स विद प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कैन रिमूव एन ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट और इनकरेक्ट. द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एक गवर्नमेंट कंपनी के पहले ऑडिटर को बोर्ड मीटिंग में 10 दिन के विद इन अपॉइंट किया गया. क्या ये बात सही है या गलत है? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को C&AG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट और इनकरेक्ट. मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, is qualified to be appointed as auditor of XYZ Limited. मिस्टर ए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और उन्हें क्वालिफाई किया गया है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड. अगेन दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी इनकरेक्ट. रीज़न बीइंग, हमने पढ़ा था दैट क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर में फर्स्ट पॉइंट था कि द पर्सन शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट who must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India and he should have a certificate of practice. तो यहाँ पर व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर है मिस्टर ए, इसलिए वो डिसक्वालीफाई कर जाएंगे क्योंकि मेन क्वालिफिकेशन इज दैट द पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 142. रेम्यूनरेशन वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने ऑडिटर को उनकी ऑडिट सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करती है. रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है तो उनका रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फिक्स किया जाता है, और अगर आने वाले सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स हैं तो उनका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स द्वारा जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाता है. वी नीड टू रिमेंबर दैट रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and remuneration of subsequent auditors is being fixed by shareholders in the general meeting. अब remuneration में क्या क्या शामिल है,
तो नंबर 1, जो फ़ीस हम ऑडिटर को उनकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं वो रेम्यूनरेशन का पार्ट बनती हैं। सेकंड, अगर ऑडिटर ऑडिट करने के लिए कुछ अपने एक्सपेंसेस करते हैं, दैट कैन बी ट्रैवल एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन का पार्ट बनते हैं। एंड थर्ड, कॉस्ट ऑफ एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, अगर ऑडिटर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है लाइक ऑफिस स्पेस और इक्विपमेंट, तो उसका कॉस्ट भी रेम्यूनरेशन में ऐड होके उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। सो वी कैन से कि रेम्यूनरेशन के अंदर ऑडिटर की फीस, देन एक्सपेंसेस विच एवर ही हैज़ इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, ये तीनों शामिल हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी है, जो कि है, अगर हमने ऑडिटर से किसी भी तरह की अलग सर्विसेज ली हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन ऑडिट, लाइक हमने उनसे टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज ली या कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, तो वो उनके मेन रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेंगी, उसके लिए हम उन्हें अलग से पेमेंट करेंगे, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। तो रेम्यूनरेशन में ये 3 टॉपिक्स आते हैं, ये तीन चीज़ें शामिल हैं, दैट इज़ फीस टू द ऑडिटर, expenses incurred in connection with the audit of the company, and cost of any facility provided to the auditor. Next topic is rights of an auditor. ऑडिटर को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 का। पहला राइट है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट दिया जाता है। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। सभी प्रकार की बुक्स, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ऑडिटर्स उन्हें ईजिली एक्सेस करके अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर सकता है। सेकेंड इज़ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। ऑडिटर कंपनी के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस डिमांड कर सकता है। अगर उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटर को सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की जाएं। थर्ड, राइट टू मेक रिपोर्ट। ऑडिटर का ये अधिकार होता है कि वो प्रॉपर रिपोर्ट बना सके अपने ऑडिट को कंप्लीट करने के बाद। इस रिपोर्ट से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू निकल कर बाहर आएगा। साथ में ही स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि ऑडिटर ने सभी अकाउंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई किया है। फोर्थ, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिटर की साइन वैलिडिटी इंश्योर करती है कि सभी ऑडिटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली चेक किए गए हैं। तो ये ऑडिटर का राइट है कि वो ऑडिट की रिपोर्ट्स पर अपनी प्रॉपर सिग्नेचर करे और वैलिडिटी इंश्योर करे। नेक्स्ट, राइट टू विजिट ब्रांचेस। ऑडिटर का राइट है कि वो जो भी ब्रांचेस हैं उन सभी को विज़िट करे, ताकि वो मेन अकाउंट्स के रिकॉर्ड और ब्रांचेस के रिकॉर्ड दोनों को टैली कर सके। इससे कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, इससे कहीं पर भी मिसमैच का डाउट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एंड अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर का ये राइट बनता है कि उसे जनरल मीटिंग्स की नोटिस टाइमली मिले और उसे जनरल मीटिंग अटेंड करने का हक मिले। वो जनरल मीटिंग्स में जाएगा, वहाँ पर डिस्कशन करेगा, तो कंपनी के जितनी भी बारीकियाँ हैं वो डिस्कस होंगी और सॉर्ट आउट होंगी। तो उसका अधिकार है कि वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड करे। ऑडिटर को बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने का राइट नहीं दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स बोर्ड मीटिंग्स में कंपनी के इंटरनल डिस्कशंस होते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग्स अटेंड करने का राइट उसको दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। ऑडिटर को ये राइट है कि उसको टाइमली उसका रेम्यूनरेशन मिले फॉर जितनी भी उसने ऑडिट सर्विसेज दी हैं उनके लिए। कंपनी उसका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करे और उसे टाइमली पे ऑफ करे। तो ये राइट्स हमने पढ़े ऑडिटर के, जिसमें राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरी बुक्स को वो एक्सेस कर सके वेदर इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेकेंड, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। जो भी उसकी डिमांड्स हों वो कंपनी के एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे ले सके। थर्ड, राइट टू मेक रिपोर्ट। जो भी उसकी ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं वो अपनी रिपोर्ट में प्रॉपरली मेंशन करे। राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद उस पर अपनी सिग्नेचर करके रिपोर्ट को वैलिडेट करे। राइट टू विजिट ब्रांचेस। कंपनी की ब्रांचेस को विजिट करे। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एंड अटेंड जनरल मीटिंग।
टाइमली नोटिस मिले उसे और वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सके। एंड लास्ट, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, जितनी भी उसने ऑडिटर के रूप में सर्विसेज दी हैं कंपनी को, उसके लिए उसे पेमेंट मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 143। क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं जो एक ऑडिटर के हैं। पहला, ड्यूटी टू कंप्लाई विथ ऑडिट स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग में कुछ ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो एक ऑडिटर की ड्यूटी है वो उन सभी का पालन पूरे अच्छे तरीके से करे। ऑडिट स्टैंडर्ड्स से ऑडिट की इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑडिट में बनाए गए हैं, ऑडिटर उन सभी को प्रॉपरली फॉलो अप करें। सेकंड, ड्यूटी टू एनक्वायर। अपनी फाइंडिंग्स जनरेट करने के पहले ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर इंक्वायरी करे और फिर ही कोई फाइनल कंक्लूजन, उसके बाद ही कोई फाइनल कंक्लूजन पर आए। ही शुड नॉट मेक रैंडम जजमेंट्स, उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। थर्ड, ड्यूटी टू सबमिट रिपोर्ट। जो भी ऑडिटर ने फाइंडिंग्स जनरेट करी हैं वो प्रॉपरली एक रिपोर्ट बनाए, क्योंकि वही रिपोर्ट होती है जो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर या फिर उनमें कोई गलतियां हैं। तो वो उसकी ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट बनाए और प्रॉपरली एंड टाइमली उसका सबमिशन करे। नेक्स्ट इज़ ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देने से काम नहीं होगा, इट्स हिज ड्यूटी वो उस रिपोर्ट पर अपनी सिग्नेचर करे ताकि ऑडिट रिपोर्ट की वैलिडिटी इंश्योर हो सके। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। इन केस ऑफ एनी फ्रॉड, अगर कंपनी का कोई फ्रॉड होता है और ऑडिटर को उसके बारे में पता चलता है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसकी रिपोर्टिंग करे, डायरेक्टर्स को बताए, मैनेजमेंट को बताए, एंड देन दे विल टेक करेक्टिव एक्शंस। तो फ्रॉड को देखकर रिपोर्ट करना उसकी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग्स। कंपनी की जितनी भी जनरल मीटिंग्स हैं उसमें ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली उनको अटेंड करे, मैनेजमेंट से डिस्कशन करे और अपनी जो भी फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस है वो मैनेजमेंट तक ले जाए, ताकि मैनेजमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट, ड्यूटी टू नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 144 में कुछ सर्विसेज मेंशन्ड हैं, लाइक टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल सर्विसेज। इन सर्विसेज को ऑडिटर को प्रोवाइड करने की ड्यूटी उसकी नहीं रहती है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो ये सर्विसेज रेंडर ना करे, इससे उसकी इंडिपेंडेंस खत्म होती है। तो दीज सर्विसेज आर नॉट टू बी गिवन बाय द ऑडिटर। यही ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की, टू कंप्लाई विथ ऑडिट स्टैंडर्ड्स, टू डू इंक्वायरी ऑफ एवरीथिंग, टू सबमिट द रिपोर्ट टाइमली, टू डू सिग्नेचर ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, to report any sort of frauds, to attend general meeting, and to not to render certain services as per the Companies Act 2013 covered under section 144. हमारी अगली टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑडिटर अपने ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस को समराइज करता है। ये ऑडिट रिपोर्ट कंप्लायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है that all the laws, rules and regulations are being followed by the company. An audit report is a formal opinion or statement issued by an auditor after examining a company's financial records and operations. Audit report एक formal opinion है, या हम ये कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो एक ऑडिटर इशू करता है पूरी कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेशंस को एग्जामिन करने के बाद। वो उसमें अपनी पूरी समरी डालता है कि उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और उनका कंपनी के ऊपर क्या क्या असर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वी कम टू द कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। नंबर 1, टाइटल। दिस शोज़ अ क्लियर टाइटल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ये स्पेसिफाई करते हैं कि कंपनी का पर्पस और कंपनी का नेचर क्या है। सेकंड, एड्रेसी। इसमें ये बताया जाता है कि जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो किन के लिए बनाई गई है। इट कैन बी आइदर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
or for the shareholders or for the stakeholders. थर्ड, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें ये बताया जाता है कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड वेदर दे हैव कंप्लाइड विद इट और नॉट. लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. सो वेदर दे हैव फुलफिल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. देन वी कम टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिटर यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि वो उसका रिपोर्ट में क्या काम था, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में. फिफ्थ इज़ ओपिनियन. यहाँ पर यह बताया जाता है कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. नेक्स्ट इज़ बेसिस फॉर ओपिनियन. ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है उसे किस बेसिस पर दिया गया है, उसकी जजमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करके उसने अपनी ओपिनियन बनाई है, इसके बारे में वो बेसिस फॉर ओपिनियन में बताता है. नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. अगर ऑडिटर के द्वारा कोई लीगल या रेगुलेटरी एक्ट फॉलो किया गया है तो इसके बारे में वो जानकारी इस पॉइंट में दे सकता है, लाइक वेदर ही हैज़ कंप्लाइड विद कंपनीज एक्ट 2013 और सम अदर रेगुलेशन. नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑफ मैटर इफ़ नेसेसरी. अगर कोई ऐसा मैटर है जो ऑडिटर यूज़र्स की नज़र में लाना चाहता है तो वो यहाँ पर तो उस मैटर को वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है. नेक्स्ट, सिग्नेचर. सिग्नेचर से ऑडिट रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी इंश्योर होती है, तो यहाँ पर ऑडिटर अपनी सिग्नेचर करेगा. एंड लास्ट इज़ प्लेस एंड डेट. प्लेस एंड डेट मेंशन होती है जिससे ऑडिट रिपोर्ट की वैलिडिटी इंश्योर की जा सकती है. सो दीज आर कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज़ टाइटल, शीर्षक, एड्रेसी, अभिभाषक, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रबंधन जिम्मेदारी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी, ओपिनियन, राय, बेसिस फॉर ओपिनियन, राय का आधार, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट, एम्फेसिस ऑफ मैटर इफ़ नेसेसरी, मामले पर जोर यदि आवश्यक हो, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, एंड लास्ट, प्लेस एंड डेट, स्थान और तारीख. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट दो तरह की होती है. पहली, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. एंड सेकेंड, मॉडिफाइड रिपोर्ट. नाउ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर. मॉडिफाइड रिपोर्ट भी दो तरह की होती है. पहली, जिसमें वो मैटर्स लिखे जाते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट एन ऑडिटर्स ओपिनियन. एंड सेकेंडली, वो मैटर्स लिखे जाते हैं that affect an auditor's opinion. So now, वो matters that do not affect an auditor's opinion वो दो तरह के होते हैं. First, emphasis of matter paragraph and second, other matter paragraph. And for those matters that affect an auditor's opinion, तीन तरह की reports generate की जा सकती हैं. First one is qualified report, second is adverse report, and third is disclaimer of opinion report. Let us study each of them one by one. So the first one is emphasis of matter paragraph. इस पैराग्राफ का पर्पस है ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फंडामेंटल हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हो तो वो बताया जा सकता है. लेट अस टेक एन एग्ज़ाम्पल. अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो वो इस मैटर और ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताई जानी चाहिए, तो वो इस मैटर को एम्फेसाइज करेगा लेकिन अपनी ओवरऑल ओपिनियन जो है उसको चेंज नहीं करेगा. सेकंड इज़ अदर मैटर पैराग्राफ. इस पैराग्राफ का पर्पस है यूज़र्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो रिपोर्ट को बेटर समझने में मदद करे. जस्ट कम टू द टॉपिक कि अब कौन सी रिपोर्ट इशू होती है उन मैटर्स पर जो ऑडिटर की ओपिनियन पर इफ़ेक्ट डालते हैं. फर्स्ट इज़ क्वालिफाइड रिपोर्ट. ये रिपोर्ट तब इशू होती है जब ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ माइनर इश्यूज़ मिलते हैं लेकिन ये इश्यूज़ परवेजिव नहीं हैं, यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं डालते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी में ऑडिटर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करे और उसे उसमें कुछ माइनर इश्यूज़ दिखाई दें तो वो पूरे रिपोर्ट को चेंज नहीं करते हुए उन इश्यूज़ को मेंशन करेगा और अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा.
एडवर्स रिपोर्ट ऑडिटर द्वारा तब इशू की जाती है जब ऑडिटर को लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं जिन्हें हाईलाइट करना अति आवश्यक है। ये रिपोर्ट तब जनरेट की जाती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हैं और ट्रुथफुल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिटर को ये पता चले कि किसी कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर दिया है और एक्सपेंसेस को हाइड कर दिया है, तब फिर वो एडवर्स रिपोर्ट जनरेट करेगा। एडवर्स रिपोर्ट रेगुलेटर्स के लिए एक रेड फ्लैग की तरह होती है, जो एक वार्निंग सिग्नल होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रुथफुल नहीं हैं और मिसलीडिंग हैं। लास्ट इज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ऑडिटर तब इशू करता है जब उसके पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल ना हो, वो अपनी ओपिनियन देने में अनेबल हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ऑडिटर को प्रॉपरली रिपोर्ट्स ना दे या उसके पास सफिशिएंट डेटा ना अवेलेबल हो, तो फिर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट दे देता है। Now let us have a look at some of the assessment questions. Question number 1. Which type of audit report is considered the most favorable? First, option A, qualified opinion. Option B, adverse opinion. Option C, disclaimer of opinion. And option D, unqualified opinion. हमने पढ़ा था कि सबसे फेवरेबल रिपोर्ट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, क्योंकि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर ये मेंशन करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं और किसी में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी डी, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, which is considered the most favorable. Question 2. Which of the following is a right of a company auditor? Option A, to attend board meetings. Option B, to inspect minutes of board meetings. Option C, to visit shareholders' homes. And option D, to access books of accounts. एक एक करके इन ऑप्शंस को समझते हैं। पहला, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। मैंने आपको ये बताया था कि ऑडिटर का राइट है जनरल मीटिंग्स अटेंड करना, उसे बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने की परमिशन नहीं दी गई है। सेकंड, टू इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। जब वो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता तो हाउ कैन ही इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स? तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हुए। थर्ड, टू विज़िट शेयर होल्डर्स होम्स। ऑडिटर को परमिशन नहीं दी जाती है कि वो शेयर होल्डर के घर जाए, उसका एक्सेस सिर्फ कंपनी और ब्रांच तक ही रहता है। एंड द लास्ट, टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। येस, ये हमने पढ़ा था कि ऑडिटर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, वेदर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ अ राइट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ये मैंने आपको समरी दी हुई है कि हमने क्या क्या कवर किया। लाइक वी डिड ऑडिटिंग डेफिनेशन, देन द रोल ऑफ ऑडिटर, फिर कंपनी ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, provisions related to appointment of auditor, rotation of auditor, removal, remuneration, rights and duties. So you can easily go through these. Next, here I have provided you some further reading material. Like मैंने आपको अतिरिक्त पाठ्य सामग्री दे दी है जिसको आप go through कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आज हमने ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।